नेट डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कूलिंग कर्व है वो डिसकंटिन्यूस होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में कंटिन्यूस होता है। इसको एग्जांपल से समझना, जैसे अपने पास -5 डिग्री सेल्सियस का आइस है, मैंने इसको हीट दी है, तो ये पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में। मैं इसको और हीट दे रहा हूँ तो ये कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। जब इसकी स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड, तब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब मैंने इसको और हीट दी तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है वो कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब मैं इसको और हीट दे रहा हूँ तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है वाटर टू वेपर, तो यहाँ पर टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है वो कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में। अब मैं इसको और हीट दे रहा हूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर है वो आगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 120 डिग्री सेल्सियस की वेपर में, और भी इंक्रीज हो सकता है, या एग्जांपल के लिए लिया मैंने 120 डिग्री सेल्सियस वेपर। अब देखना इसमें जब स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इसका उल्टा प्रोसेस करूं मैं, इसका उल्टा प्रोसेस करूं 120 डिग्री सेल्सियस से हीट लूं मैं, तो ये पहले कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में, और हीट लूं तो ये कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और हीट लूं तो ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और हीट लें तो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में, फिर -5 डिग्री सेल्सियस का आइस। तो पहले इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाएं टेम्परेचर और हीट के बीच में। तो यहाँ पर -5 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है मैं इसको हीट दे रहा हूँ, तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हुआ। अब मैं इसको और हीट दे रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट इंक्रीज हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हुआ, और हीट दे रहा हूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है ये कन्वर्ट होगा आगे 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में, फिर ये कन्वर्ट होगा 120 डिग्री सेल्सियस की वेपर में। तो यहाँ पर देखना जब ये सॉलिड टू लिक्विड स्टेज चेंज हुई तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लिक्विड टू गैस स्टेज आई तब भी ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसका उल्टा कर्व बनाऊं मैं, कूलिंग कर्व का मतलब उसका ठंडे होने की दर है, उसका टेम्परेचर कम करना शुरू करें, तो उल्टा देखना जैसे 120 डिग्री सेल्सियस की वेपर है उसमें से अपन हीट बाहर निकाले, उसे हीट लें तो पहले कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में, और हीट लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और हीट लें 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के, फिर -5 डिग्री सेल्सियस के। तो जब ये वापस ठंडा होता है तब भी इसका टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तब इसकी स्टेट चेंज होती है। मतलब कहने का मतलब ये कह सकते हैं जब स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पर ये जो वेपर टू लिक्विड है टेम्परेचर कांस्टेंट है, लिक्विड टू सॉलिड में है तब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये जो कूलिंग कर्व है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे आप अगर रबड़ है, उस रबड़ को आप अगर ठंडा कर रहे हैं तो रेगुलरली उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रूप से, मतलब रेगुलरली उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जैसे रबड़ है उसको अगर आप ठंडा कर रहे हैं गर्म रबड़ को, तो उसके अंदर रेगुलरली टेम्परेचर कम होता जाएगा। ऐसी कंडीशन आएगी नहीं कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है, ऐसे जो यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री कांस्टेंट, ऐसी कांस्टेंट वाली कंडीशन ही नहीं आएगी। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को गर्म प्लास्टिक है मान लिया लिक्विड स्टेज में, और उसको आप ठंडा करके सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऐसी स्टेज मिलेगी भी नहीं आपको कि जिस कंडीशन बीच के अंदर कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाए, रेगुलरली रूप से उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो उसका कर्व है वो होगा कौन सा, कूलिंग कर्व। जो कूलिंग कर्व है वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूस होता है, इसका कूलिंग कर्व कंटिन्यूस होता है। अब ये मैंने उदाहरण के लिए दिखा है, बाकी आप डायरेक्टली ये कर्व बना सकते हो। टेम्परेचर और टाइम के बीच का जो एमॉर्फस सॉलिड है उसका कूलिंग कर्व ऐसा होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका कूलिंग कर्व ऐसा होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड है उसका कूलिंग कर्व ऐसा होता है। ये मैंने उदाहरण के लिए बताया, बाकी डायरेक्ट आप ये बना सकते हो क्रिस्टलाइन के लिए, ये एमॉर्फस सॉलिड के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा इसके अंदर एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक इन नेचर वाला।
अब देखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। तो उसका कारण क्या है? अगर इस डायरेक्शन के अंदर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी देखूं, इस डायरेक्शन में देखो सारे ए टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं, सारे ए टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो। इस डायरेक्शन में देखो कि दोनों ही टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इस डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। इसमें देखो मैं, इस डायरेक्शन में देखो दोनों ही टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है। इस डायरेक्शन में देखो दोनों ही टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं, यानी दोनों ही डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। याद वापस समझ लेना, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो ये सारे ए टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं, चाहे ये लाइन देखूं चाहे ये लाइन देखूं, सारे ए टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं। और अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो यहाँ पर दोनों ही टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं। तो कहने का मतलब इस डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी और इस डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग होगी, यानी दोनों ही डायरेक्शन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होगी। इस इनके अंदर देखूं मैं तो इसमें देखो ये पार्टिकल भी आ रहा है ये भी आ रहा है, और इस डायरेक्शन में देखूं तो यहाँ पर दोनों ही टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं। तो यानी इस डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी और इस डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों ही डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? सेम होगी। तो अपन कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उनके अंदर ऑल डायरेक्शन के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑल डायरेक्शन में सेम होती है, इक्वल होती है। इस कारण इसको कहते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर, इसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, रेजिस्टिविटी आती है, कंडक्टिविटी आती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब डायरेक्शन में अलग अलग होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड होता है उनके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑल डायरेक्शन में क्या होता है? सेम होता है। तो ये होती है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये हो गया आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब एग्जांपल में कौन आएगा? इसके एग्जांपल में जैसे क्वार्ट्ज है, ऑल आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक जैसे NaCl है, KCl है, और ऑल मेटल्स, कॉपर, जिंक, जितने भी मेटल्स है वो सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएंगे। एमॉर्फस सॉलिड में ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सारे आएंगे एमॉर्फस सॉलिड में। अगला एक आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन कहते हैं ट्रू सॉलिड, इसको कहते हैं स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड। सुपर कूल लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि लिक्विड की तरह एमॉर्फस सॉलिड का भी फ्लो होता है, लेकिन वो फ्लो बहुत स्लो होता है, वो अपन को दिखाई नहीं देता है, इस कारण इसको सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे ग्लास है, मान लिया ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड की फ्रेम में कोई ग्लास फिट है। अब फिट करने के 4 या 5 साल बाद देखते हैं कि यहाँ से तो ग्लास थोड़ा पतला हो जाता है, नीचे से मोटा हो जाता है। उसका कारण यह है कि ग्लास का ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, लेकिन वो फ्लो इतना धीमा होता है कि अपन को आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो इस कारण इसको एमॉर्फस सॉलिड है, इसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि लिक्विड की तरह इसका भी फ्लो